फ्रॉम द स्क्रैच चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। सही है। अच्छा, अब रिवीजन में ये है कि मैं थोड़ा तेज जाऊंगा क्योंकि सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं पहले यूनिट के। तो इसके अंदर ये है कि जो भी क्वेरीज आप लोग की हों, सही है, वो आप लोग अपने पास लिख लें। जो भी क्वेरीज आपको पूछनी है मेरे से। और ये होगा कि एट द एंड जो है वो आप लोग से मैं पूछ लूंगा कि चैप्टर के एंड में आप लोगों को कोई चीज जो चैप्टर से समझ ना आई हो, सही है, तो आप लोग वो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, आप देर एंड देर मेरे से पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सही है। कोई क्वेरी हो रिलेटेड द पॉइंट्स या कोई भी एक्स वाई जी क्वेरी हो आपको रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आई, वो आप मुझसे क्लास चैप्टर के एंड में पूछ लिएगा। ठीक है। बाकी एक कोई बंदा जो है वो अनम्यूट करके बैठे ताकि मैं उससे फीडबैक लेता रहूं, तो वो मुझे बताते रहे हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा जो भी है। बाकी जिसको समझ ना आए वो चैट पे लिख दे या मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दे अपनी क्वेरी। मैं उसको फिर बाद में वॉइस नोट पे समझा दूंगा वो वाला पॉइंट या जो भी एक्स वाई जी आपका क्वेरी होगी। ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। कोई वॉलंटियर है जो अपना अनम्यूट करके बैठेगा? तो शायद तुम कर लोगे, शायद सुमैया, जो भी है। आप लोग जो भी अनम्यूट करना सही लगे, जिसको जिसके पीछे इतना शोर वोर ना हो रहा हो, वो अनम्यूट करके अपना बैठ जाए और फीडबैक देता रहे। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट अस्सलाम करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर 1 दैट इज एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो आखिर होती क्यों है। सही है। तो द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। So the business is any organization that uses resources to meet the needs of customer by providing a product or service that they demand। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है, सही है, वो बिजनेस एक्टिविटी कैसे करता है? वो सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, सही है, और वो कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो कि जिसकी वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं। तो दुनिया में आप देखें जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, सही है, वो सारी स्टार्ट इसलिए होती है कि लोग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे होते हैं, और फिर बिजनेसेस जो है वो प्रोडक्ट को बनाना बनाते हैं और रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो देयर आर सेवरल स्टेजेस इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। Business activity at all stages involves creating and adding value to resources। सही है। तो creating value and adding value to resources, ये एक चीज जो रॉ फॉर्म में होती है ना, रॉ मटेरियल हो गया आपका, उसमें बिजनेस जो है वो क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। और वैल्यू ऐड करता है, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में बनाता है, और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेल करता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज उठा के देख लें, आप अगर वुड है, लेट्स सपोज, वुड को कार्व करेगा तो टेबल बनाएगा उससे। सही है। वुड में वैल्यू ऐड करेगा तो उससे चेयर्स बनाएगा। सही है। जो भी फर्नीचर वुड में वैल्यू ऐड करेगा तो फर्नीचर बनाएगा। बेसिकली बिजनेस का काम क्या होता है, क्रिएट करना और वैल्यू ऐड करना टू रिसोर्सेज, और उससे फिर फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड बनाना। सेमी फिनिश गुड्स क्या होते हैं, वो जिन पे थोड़ा काम हो चुका होता है और थोड़ा काम बाकी होता है, बाकी होता है। and making them more desirable and valued by the final purchaser। Business identify the needs of consumers or other firms that they then purchase resources। अब पहले क्या करता है बिजनेस, बिजनेस आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर्स की नीड्स को, कि कंज्यूमर्स को क्या चीजें चाहिए, इवन फर्म्स को, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बी टू बी भी जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा होता है। दे देन परचेज रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in order to produce goods and services that satisfy these needs, usually with the aim of making profits। तो यहाँ पे वो लोग कस्टमर्स या फर्म्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को खरीदते हैं, और उन रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और उन रिसोर्सेज की मदद से वो बिजनेसेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और उनका मेन एम होता है प्रॉफिट बनाना। अब गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग यूजुअली क्लासिफाई करते हैं इनटू कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर द फिजिकल एंड टेंजिबल गुड्स सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। तो ये जैसे सेलफोन हो गए, गाड़ी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारे आपके फिजिकल फॉर्म में होते हैं गुड्स। और कंज्यूमर सर्विस क्या होती है? आर द नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, जैसे होटल, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रेन जर्नीज वगैरह, ये सारी चीजें सर्विसेज में आ जाती है। तो गुड या तो फिजिकल एट्रीब्यूट होता है या सर्विस में होता है, नॉन टेंजिबल। ठीक है।
तो दो तरीके के आपके गुड्स होते हैं। और इसके अलावा भी आपके जो फर्म्स के लिए होते हैं, सही है, जो फर्म्स के लिए गुड बनाए जाते हैं, सही है, उनको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहते हैं, सही है। और इंडस्ट्रियल या तो गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स जो फर्म्स के लिए बनाए जाते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल सर्विसेज होती हैं, वो जो हम सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल सर्विसेज होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी मशीन अगर मैं बना रहा हूँ जिससे घर बनते हैं, ये बुलडोजर्स वगैरह आपने देखे होंगे, ट्रैक्टर्स वगैरह, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, सही है। सही। और उसके अलावा अपना इंडस्ट्रियल सर्विसेज होती हैं, वो के जैसे ट्रेन अपना अगर कोई बैंक जो है वो बिजनेस अपना आके बैंक अकाउंट खुलवाए, या बिजनेस अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाए, तो दैट इज सिंपली योर इंडस्ट्रियल सर्विसेज। तो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके कितने तरीके के होते हैं। तो चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस इस्तेमाल करता है और गुड्स एंड सर्विसेज उससे बनाता है। सबसे पहला रिसोर्स है लैंड। लैंड से रिलेटेड सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्वायर कर रहे हो, जैसे वुड हो गया, सही है, और सारे आपके कोल, गैस, मिनरल, सारा ये सारे आपके जो है वो ऑयल, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आप इस्तेमाल करके जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर जो है वो लेबर होता है। लेबर आर बेसिकली द एम्प्लॉयज, द वर्किंग क्लास, वो लोग जो काम कर रहे होते हैं, सही है, आपके लिए, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है, वो अपनी सर्विसेज देते हैं बाय वर्किंग फॉर यू एंड हेल्पिंग यू टू मेक द गुड और सर्विस। फिर आते कैपिटल की। तो कैपिटल से रिलेटेड सारी मशीन्स आ जाती हैं, कि जो भी मशीनरी वगैरह आप खरीदते हो, अर्न द मनी दैट यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, सही। सही। एंड देन कम्स एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज जो होता है वो होता है आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सही है, जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है बेसिकली, और वो रिस्क लेके सारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके जो है वो अपना गुड या सर्विसेज बनाता है। अब बिजनेसेस करते क्या है, बिजनेसेस करते हैं एडिंग वैल्यू। तो एडिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, कि बेसिकली एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेज bought in materials and the price of the finished goods that are sold for। वो तो इसका सिंपली जो एडेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ bought in मटेरियल्स या मटेरियल्स की कॉस्ट। कि लेट्स सपोज अगर एक टेबल की प्राइस है, लेट्स सपोज एक टेबल की प्राइस है $100, सही है, और उसको सही। बनाने में जो वुड आया है, सही है, जो मटेरियल की प्राइस है वो है लेट्स सपोज $30। तो बेसिकली बिजनेस ने $70 की वैल्यू ऐड करी है, सही है। तो ये इसको हम कहते हैं एडेड वैल्यू, सही है। एंड क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब ये होता है इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बॉट इन मटेरियल्स एंड द प्राइस ऑफ विच गुड्स आर सोल्ड फॉर। तो यहाँ पे आप इस जो 70 आया है आपका, इसको अगर आप इंक्रीज करोगे इस डिफरेंस को, सही है, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, अब क्रिएटिंग वैल्यू बढ़ती, मतलब एडेड वैल्यू बढ़ती कैसे, दो तरीके से। या तो आप अपनी प्राइसेस बढ़ा दो, लेट्स सपोज अगर मैं ये 110 कर दूं प्राइस, और कॉस्ट मुझे उतनी पड़ रही है, तो ये मेरा सिंपली मेरा $80 का जो एडेड वैल्यू हो जाएगा। और दूसरा तरीका, तो पहला तरीका है इंक्रीज करने का एडेड वैल्यू को बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, आपकी एडेड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने मटेरियल को सस्ता खरीदो। लेट्स सपोज 30 का मटेरियल आता, अब 20 का मटेरियल आ गया, अगेन मेरी यहाँ पे एडेड वैल्यू 70 से 80 हो गई, क्योंकि मैंने मटेरियल सस्ता खरीदा है। तो दो तरीके होते हैं एडेड वैल्यू को बढ़ाने के, दैट इज इंक्रीज द सेलिंग प्राइस और डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल। फिर बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मसला ये आता है बिजनेस के लिए कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, और उसकी वजह से वो हर चीज दुनिया की नहीं बना सकता, सही है। तो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सही है। तो क्योंकि लोगों की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं, और बिजनेस के पास रिसोर्सेज खरीदने के पैसे लिमिटेड होते हैं काफी, और बाकी सारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, तो प्रॉब्लम आता है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको जो है वो फिर सिलेक्शन करनी पड़ती है कि एक गुड को आपको बनाना है और एक गुड को गवा देना है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is the next best alternative forgone within a given time period. For example, a business has two options to produce either chair or tables. If the business decides to manufacture chairs, then the table becomes its opportunity
कॉस्ट। तो यह आपका जो है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर उसके बाद है डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। सही है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई मसला किसी को तो पूछ लें। नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की। सही है। डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आजकल का दौर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो काफी फास्ट चेंजिंग मार्केट है। तो सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस इज रिस्की बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मींस फास्ट चेंजिंग। फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो आपकी आजकल जो है वो दौर में है। तो और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इन एडिशन टू द प्रॉब्लम्स एंड challenges referred to below, there is also the risk of change which can make the original business idea much less successful. बिजनेस में आजकल क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट। आपने कोई नया आइडिया लेकर आए आप, वो आइडिया बिल्कुल ही यूनिक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ अरसे बाद उस आइडिया का कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये भी एक जी। मसला बिजनेस एनवायरनमेंट का कि नए कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं, एंटर होते रहते हैं मार्केट के अंदर। देन देर आर लीगल चेंजेस। लीगल चेंजेस का मतलब है न्यू लॉज, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान के लीगल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लेट्स होप कि अगर लीगल कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं, कंज्यूमर्स के राइट्स हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो जितने भी बिजनेस हैं उनका सर्वाइवल काफी है मुश्किल हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक चेंजेस दैट लीव कस्टमर्स विद लेस मनी टू स्पेंड। फॉर एग्जांपल, इनकम्स कम हो गई, सही है, लोगों की वजह से बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इनकम्स कम होंगी तो लोग बिजनेस के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, तो बिजनेस की सेल्स जो है वो गिर जाएंगी। तो ये भी एक डायनामिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं आपके। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट मेक द प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस ऑफ द न्यू बिजनेस आउटडेटेड। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से जो है वो अक्सर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आउटडेट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है। तो ये जो है वो आजकल के दौर में बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, तो इसलिए we say that the business operates in a dynamic environment. So now, why businesses succeed or fail? There are main reason why some businesses thrive and achieve success in meeting their objectives. अब businesses अक्सर अचीव अपना क्यों जो है वो सरवाइव कर जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। आपको कस्टमर को एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए और आप अपने प्रोडक्ट में वही चीज बना के दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट के अंदर और आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, तो आपका बिजनेस सर्वाइव होगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। अगर आप अपने ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेंगी। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, अलाउ इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सही है। तो यहाँ पे ये है कि आप अगर डिसीजन मेकिंग अपनी फ्लेक्सिबल रखेंगे, सही है, आप जो है वो न्यू सिचुएशन को अडेप्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी। फॉर एग्जांपल, डिमांड चेंज होती है, कोई नया प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर, आप वो नया प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से लॉन्च कर दें अगर, तो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपके पास पैसा भरपूर है, आपके पास जो है वो सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, तो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। और बिजनेस फेलियर क्यों होगा? अगेन इसका ऑपोजिट कर लें तो लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। आप सही तरीके से अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करें। किसी को उधार दिया आपने, किसी को उधार पे सेल किया आपने, वो उधार आपने लिखा नहीं अपने पास, आप चीजें रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि कितने क्रेडिटर्स हैं आपके, कितने आपके डेटर्स हैं। तो व्हेन यू आर नॉट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। कि किससे पैसे लेने वो याद नहीं है, किसको पैसे देने हैं वो याद नहीं है, कितने पैसे देने हैं वो भी याद नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड इज लैक ऑफ कैश एंड वर्किंग कैपिटल। आपके पास कैश की कमी हो जाती है कभी कभार और वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू पे योर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो जब डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस के पास जो है वो लॉन्ग रन में उधार बढ़ते जाएंगे, और लॉन्ग रन में जब बिजनेस के पास उधार बढ़ते जाएंगे, तो फिर उसके पास कैश फ्लो इश्यूज आते हैं, तो लैक ऑफ कैश आता है। फिर चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंज आ गया, जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आपके डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर आ गया नया, कोई लीगल चेंज आ गया, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, तो उसकी वजह से बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। दीज आर द कॉमन चैलेंज, कॉमन रीजंस व्हाई अ बिजनेस फेल। फिर डिफरेंसेस बिटवीन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल बिजनेसेस। अब लोकल बिजनेस क्या होता है? लोकल बिजनेस होता है जो एक गली में आपकी शॉप होगी या करीबी आपका कोई हेयर ड्रेसर होगा, वो आपका लोकल बिजनेस कहलाता है।
कि जो विद इन एरिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है किसी एक एरिया में, सही है। फिर आता है नेशनल बिजनेस। नेशनल बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है? नेशनल बिजनेस बेसिकली वो बिजनेस होता है जो थ्रू आउट द नेशन जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, सही है। आपको पूरे नेशन के अक्रॉस जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम नेशनल बिजनेस कहते हैं। और फिर आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। फिर आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, सही है। और इंटरनेशनल बिजनेस होता है आपका वो जिनको आप बेसिकली वो बिजनेसेस जो आपके इंटरनेशनली जो है वो सेल कर रहे होते हैं चीजें, सही है, इन मोर देन वन कंट्री। फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपके मल्टीनेशनल बिजनेसेस भी आ जाते हैं। और मल्टीनेशनल बिजनेसेस वो बिजनेस होते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है। तो ऑल दीज आर योर लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल बिजनेसेस, ठीक है। तो लोकल बिजनेसेस वो जो छोटे किसी एक जगह पे पर्टिकुलर ऑपरेट कर रहे होते हैं। नेशनल बिजनेस जो पूरी कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं। एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस आर दोज बिजनेसेस, एंड हेलो। इंटरनेशनल बिजनेसेस आर दोज बिजनेसेस दैट आर दैट इज बेसिकली कि आप जो है वो एक कंट्री से ज्यादा जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में जो है वो सेल कर रहे हैं। फिर द रोल ऑफ, तो ये आपके डिफरेंट लोकेशन ऑफ बिजनेसेस हैं। फिर उसके बाद द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, सही है। तो entrepreneurs are someone who takes the financial risk of starting and managing a new venture, सही है। तो entrepreneurs बेसिकली वो लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं एक नया बिजनेस, एक नया वेंचर, ठीक है। और वो बेसिकली कंबाइन करते हैं आपके सारे रिसोर्सेज को। और एंटरप्रेन्योर्स आर लिटिल डिफरेंट। एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो एम्प्लॉयज होते हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऑफ टर्निंग एन आइडिया इनटू अ प्रॉफिटेबल न्यू प्रोडक्ट और अ बिजनेस वेंचर, सही है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो लोग होते हैं जो विद इन द बिजनेस होते हैं, बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग, ठीक है। और बिजनेस के एम्प्लॉयज जो हैं वो एक आइडिया को जो है वो टर्न करते हैं इनटू अ प्रॉफिटेबल वन, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, सही है। तो एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स में क्या फर्क होता है? एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस हु स्टार्ट अप द न्यू वेंचर, सही है, जो स्टार्ट करते हैं एक नए वेंचर को और वो सारा फाइनेंशियल रिस्क खुद उठाते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो विद इन द बिजनेस एम्प्लॉयज होते हैं और वो एम्प्लॉयज जो है वो आपका एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे यूनिलीवर है। अब यूनिलीवर के अंदर ही जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो दूसरे ब्रांड्स उन्होंने स्टार्ट करे हुए, सही है, यूनिलीवर के पैसों से ही। और जाहिर सी बात है वो उस ब्रांड से सीईओ है और वो सारे खुद ही जो है वो उन ब्रांड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर द क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड फॉर सक्सेस, सही है। अब क्वालिटीज क्या क्या है एंटरप्रेन्योर्स की और एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस के लिए, कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो इनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। नंबर वन, इनोवेशन, सही है। इनोवेटिव होने चाहिए, दैट मींस न्यू आइडियाज आने चाहिए इनके पास, सही है। न्यू आइडियाज होने चाहिए इन लोगों के पास, नए आइडियाज लेकर आए, नई नई चीजें लेकर आए ताकि मार्केट के अंदर कंपेटिटिव रहें। कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड, सही है। कमिटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये है कि आपके जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, सही है, दे शुड बी कमिटेड टू देयर आइडिया। जो भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा है उसके साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। एंड दे शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब क्या है? कि कोई उनको जरूरत ना हो कि कोई आके उनको बैकअप दे या सेल्फ मोटिवेट या मोटिवेट करे। उनको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। थर्ड इज मल्टी स्किल्ड। मल्टी स्किल्ड दैट इज कि एक से ज्यादा काम आने चाहिए। फिर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स का मतलब ये है कि भाई दे शुड नो हाउ टू मैनेज द एम्प्लॉयज, हाउ टू टेक एवरीवन टुगेदर, और किस तरीके से सबको जो है वो मोटिवेट करें और साथ लेके चलें। थर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एन एबिलिटी टू बाउंस बैक। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, और अगर कोई लॉसेस वगैरह या कोई आइडिया अगर नहीं चलता तो ऐसा नहीं हो कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बिल्कुल ही फेलियर की तरफ चला जाए, बट ही शुड हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। या अगर कोई प्रोडक्ट उसने लॉन्च करा, प्रोडक्ट नहीं चला, फेल हो गया, तो ही शुड हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक के जो है वो वापस जो है वो नया प्रोडक्ट लेकर आए और उसको मेक श्योर करे कि वो मार्केट में अब चले। एंड लास्टली रिस्क टेकिंग है। रिस्क टेकिंग का मतलब ये होता है कि वो रिस्क ले अपना, सही है। अब हर पॉइंट पे रिस्क ले। जैसे अब एक बिजनेस स्टार्ट करना ही रिस्क नहीं लेना होता, बल्कि आगे बिजनेस की ग्रोथ करना भी एक रिस्क होता है उसके साथ एसोसिएट के। आप जो है वो रिस्क लेते रहें और मेक श्योर करें कि बिजनेस जो है वो अपना आगे बढ़ते रहें, ठीक है। उसके बाद द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, सही है। एंटरप्रेन्योरशिप
जो है सही है बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर के करता क्या है वो इन क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अप अ बिजनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर हैव अ न्यू आइडिया, सही है। तो एक एंटरप्रेन्योर के पास एक नया आइडिया आता है एक नए बिजनेस के लिए, और सबसे पहले वो उसका फिर जब उसके पास नया आइडिया आता है, अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग के पास कोई बिजनेस का नया आइडिया होगा, तो उस नए आइडिया के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, एंड यू क्रिएट अ बिजनेस प्लान। अब वो बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान बेसिकली वो प्लानिंग होती है आपकी, जो आप मतलब आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होंगी, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या होंगी, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होंगी, सही है, जो आप मेक श्योर करोगे कि आप जो है वो उनको फॉलो करो, ताकि वो और उनको सबको राइट डाउन करो, प्लान करो, ताकि आप वो चीज फॉलो करो और फिर सक्सेस की तरफ जाओ। तो बिजनेस प्लान बनाओगे। फिर उसके बाद थर्ड नेक्स्ट स्टेज इज यू विल स्टार्ट बाय इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स इन द कैपिटल। आप जो है वो अपना सेविंग जो भी आपकी बचत बचत होती है, या आप अगर लोन वगैरह आपको नहीं मिलता तो आप विद इन द फैमिली किसी से पैसे उधार लेते हो, और आप जो है वो फिर बिजनेस उससे स्टार्ट करते हो। देन एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर फिर क्या करते हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि उसको जो है वो पूरा बिजनेस जो है वो मैनेज करना है। एंड देन लास्टली फिफ्थ इज द एक्सेप्ट द पॉसिबल रिस्क ऑफ फेलियर, सही है। रिस्क ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उसके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मैं मेरे लिए सक्सेस वेट नहीं कर रहा, बट मैं फेलियर की तरफ भी जा सकता हूँ। सो ही शुड हैव द ही शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर कैन आल्सो बी अ फेलियर, ठीक है। फिर बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि क्या क्या जो है वो बैरियर्स एक एंटरप्रेन्योर को फेस हो रहे होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तो एक बैरियर जो फेस होता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी सही है, सही है, वो आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है। एंड अगेन दिस माइट बी ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपके बिजनेस के पास जो है वो एक्सपीरियंस काफी खराब होता है, और एक्सपीरियंस क्योंकि खराब नहीं, बेसिकली लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कि एक्सपीरियंस इतना नहीं होता उनको, और नई नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अक्सर, और नए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बिजनेस जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, कहाँ पे बिजनेस को फायदा पहुंच सकता है, कहाँ पे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। सेकेंडली सोर्सिंग कैपिटल, पैसे पैसे अरेंज करना बिजनेस के लिए काफी मुश्किल हो जाता है इनिशियली एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में डालने के लिए। और इनिशियली वो अपनी सेविंग्स तो करता है, लेकिन सेविंग्स का अमाउंट इतना नहीं होता कि उससे वो बिजनेस के कॉस्ट को रन कर सके, या बिजनेस को ऑपरेट कर सके, या बिजनेस को सही तरीके से चला सके। तो यहाँ पे सोर्सिंग कैपिटल फाइनेंस का भी मसला आता है, और लोन वगैरह भी जो है वो इनिशियली बिजनेस को नहीं मिल रहे होते हैं, सही है। तो और उसके बाद थर्ड इज डिटर्मिनिंग अ लोकेशन, सही है। आपको लोकेशन के बारे में नहीं पता होता आपको, या तो अगर लोकेशन आपको अच्छी दिख रही होती है तो वो काफी एक्सपेंसिव होती है, या फिर अगर लोकेशन आपको समझ नहीं आ रही, सही है, लेकिन वो सस्ती है, आपके कॉस्ट आप उसकी बेयर कर सकते हो। तो ये भी काफी जो है वो इनिशियली एंटरप्रेन्योर को ये चैलेंज भी फेस हो रहा होता है कि कौन सी लोकेशन पे हम लोग अपना बिजनेस खोलें, सही है। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो आजकल ये काफी आसान हो गया, बिकॉज मोस्टली द बिजनेसेस आर गोइंग ऑनलाइन। और अगर छोटे से छोटा बिजनेस है वो ज्यादातर यही प्रेफर करता है कि मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं, ताकि मुझे ये लोकेशन की फिक्स कॉस्ट है वो पे करना ना पड़े। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ इज कंपटीशन। कंपटीशन का मसला ये है कि ये भी एक बैरियर, एक चैलेंज है, कि या तो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है मार्केट में, और अगर आप बहुत मेहनत करके कोई नया आइडिया भी लेकर आ जाते हो मार्केट के अंदर, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट, उसका कॉपी जो है वो फौरन से जो है वो मार्केट में अंदर आ जाते हो। तो अगेन दिस इज द बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, के लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए भी नहीं बनते कि उनको कंपटीशन बहुत फेस हो रहा होता है। एंड लास्टली दैट इज बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, सही है। एक कस्टमर का बेस बनाना, कि कितने कस्टमर जो है वो आपके पास आएंगे, और बेसिकली अपने कस्टमर बनाना, अपने ब्रांड के नाम से कस्टमर बनाना, वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो दीज आर द मेन 5 बैरियर्स दैट एंटरप्रेन्योर फेसेस। और जाहिर सी बात है, जब एंटरप्रेन्योर ये बैरियर्स फेस करेगा तो उसकी वजह से वो कभी कभार रिस्क नहीं लेता, सही है, और अगर रिस्क ले भी देता है तो फेलियर की तरफ चला जाता है। Moving on to the role of entrepreneurship in the ongoing success of a business. अब entrepreneur और entrepreneur में क्या फर्क है, देखें। मेन एक्टिविटी ऑफ entrepreneur होती क्या है, स्टार्टिंग अप द न्यू बिजनेस। और entrepreneur की एक्टिविटी क्या होती है, डेवलपिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट विद इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो entrepreneur जो है वो एम्प्लॉय होता है आपके बिजनेस का, और ये बेसिकली क्या करते हैं, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का आइडिया लेकर आ जाता है विद इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस।
रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर, टेकन बाय द बिजनेस, सही है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो सारा रिस्क किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि वो सेविंग्स लगाता है अपनी। हाउएवर बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेस दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज बन जाते हैं। तो सेपरेट आइडेंटिटीज बन जाते हैं तो फिर एंटरप्रेन्योर जो भी रिस्क लेता है वो बिजनेस के पैसे में से जाते हैं, दैट इज के जो बिजनेस प्रॉफिट करते हैं ना उसी में से इन्वेस्टमेंट्स जो है वो किस में जारी होती है, आपके एंटरप्रेन्योर के आइडियाज में जारी होती है। फिर रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, तो रिवॉर्ड्स टू द एंटरप्रेन्योर टू द बिजनेस, तो ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। और जो एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो भी रिस्क या रिवॉर्ड लेता है तो वो जो प्रॉफिट में से उसका जो शेयर बनता है वो इसके पास जाता है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर के पास। तो ये फर्क होता है आपके एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में। द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सही है। अब एंटरप्रेन्योर के क्या फायदे होते हैं, इंजेक्टिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इनटू द बिजनेस, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या लाता है, इनोवेशन, इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी इनटू द बिजनेस। फिर डेवलपिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस, बेसिकली आपका बेनिफिट क्या है एंटरप्रेन्योर का, कि आपके जो है वो नए तरीकों से जो है वो बिजनेस करता है, नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और नई मतलब नई मशीन नई टेक्नोलॉजी से आपके बिजनेस हो रहे होते हैं। ड्राइविंग इनोवेशन एंड चेंज विद इन द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पहले लेबर इंटेंसिव मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप जो है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, सही है। तो दैट इज बेसिकली इनोवेशन के इनोवेटिव प्रोसेसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर ड्राइविंग इनोवेशन एंड चेंज विद इन द बिजनेस, और बट जो आपकी सोसाइटी है या जो आपकी कंपेटिटिव नेचर है मार्केट का उसके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर है वो चेंजेस लेकर आता है, कि जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है वो उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एंटरप्रेन्योर एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को पता होता है कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें क्या चीज चाहिए। तो बेसिकली ये लोग इनोवेशन और चेंज जो है वो बहुत अच्छा लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर। देन क्रिएटिंग अ कंपेटिटिव एडवांटेज, आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो बेसिकली एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है आपके लिए। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि वो कोई यूएसपी वगैरह क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट के अंदर, सही है, दैट मेक्स योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, और उसकी वजह से फर्दर जो है वो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके फायदे हैं एंटरप्रेन्योर के, जो आपके विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो है वो बनता है। फिर उसके बाद है बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क क्या है, सही है। रिस्क बेसिकली क्या होता है, रिस्क होता है आपका जो बिजनेस उठाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस ग्रोथ करता है, सही है, या बिजनेस कोई स्टार्टअप करता है, तो रिस्क इज बेसिकली के जो बिजनेस को फेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल there is a chance that a new business selling clothing will fail if in the last 12 months 10 clothing retailers have been established in a city and 3 fail by the end of this year. The risk of failure is 30%, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्लोथिंग रिटेलर खुलते हैं एक जगह पे, जैसे कराची में अगर 10 क्लोथिंग रिटेलर खुलते हैं और उनमें से 3 फेल हो जाते हैं, दैट मीन्स के क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो आपका रिस्क ऑफ फेलियर का चांस है वो 30% है। A new entrepreneur could possibly reduce the risk if their new clothing business failing by studying why these three businesses did not survive. और अगर मैं एक 11वां बिजनेस या मैं जो हूँ अगर क्लोथिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो मैं इन 3 को स्टडी करूंगा कि 3 ये जो फेल हुए इनका रीजन क्या है, और ये जो बाकी के जो 7 सक्सेसफुल हैं उनका रीजन क्या है सक्सेसफुल होने का। दिस वुड अलाउ द एंटरप्रेन्योर टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क, तो आप जो है वो रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, कि मैं मार्केट रिसर्च करके और अपने फेल जो बिजनेसेस जो फेल हुए हैं उनको जान के उन्होंने क्या क्या गलतियां करी है उसको मैं समझ के जो है वो अपना बिजनेस के रिस्क को कम से कम और रिड्यूस कर सकता हूँ। तो बिजनेस प्लानिंग करके मैं अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकता हूँ। हाउएवर अनसर्टेनिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। अनसर्टेनिटी इज बिजनेस अनसर्टेनिटी इज डिफरेंट। अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी फोरसीन मेजर्ड और कैलकुलेटेड। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि ना ही ये फोरसीन हो सकती है, ना ही ये मेजर हो सकती है, ना ही ये कैलकुलेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो कोविड आया है, सही है, तो कोविड वाज एन अनसर्टेनिटी, सही है, कि लोग इसको मतलब इसके रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकते, इसको कम नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी plans may be made by entrepreneurs for future, but some events will always be unforeseen and impossible to predict. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हो गए, फ्लड हो गया, सही है। और जैसे कोविड का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द 2020 कोविड-19 epidemic caused such a fall in spending by consumers that many small and newly set up businesses were forced to close. कि जो लोग बिजनेसेस 2019 में जो है वो खुले थे टुवर्ड्स द 2019 एंड,
They were predicting that they will have a good year in 2020. However, an unforeseen event happened. आपका कोविड आ गया, कोविड आने की वजह से वो जो नए बिजनेसेस के अंदर पोटेंशियल था ग्रो होने का, वो ग्रो नहीं हो पाए क्योंकि कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग ही बिल्कुल कम हो गई थी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. रिस्क कम हो सकता है, अनसर्टेनिटी कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनफोर्सीन चेंजेस, इसको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते. अब कल अर्थक्वेक अल्लाह ना करे, सही है, अगर आ सकता है तो आज के जो बिजनेसेस हैं क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं. ठीक है. फिर द रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अब बिजनेस का क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि एक कंट्री को क्या फायदा होता है कि अगर उसकी कंट्री में बिजनेसेस खुलें. नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. जाहिर सी बात है बिजनेसेस को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, दैट इज लेबर. और लेबर जो है वो आपको विद इन द कंट्री और इवन आउटसाइड द कंट्री या विद इन द कंट्री आप ज्यादातर प्रेफर करते हो हायर करना. तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है कंट्री के अंदर. सेकेंडली, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. सही है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है. सही है. अब जीडीपी इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जांपल, अगर पूरी कंट्री में एक बिजनेस है और वो 10 टेबल्स बना रहा है, तो कंट्री का जो जीडीपी है वो 10 टेबल्स होगा. हाउएवर अगर दो बिजनेसेस खुल जाते हैं, सही है, और दोनों 10 टेबल्स बना रहे हैं, तो कंट्री का जीडीपी कितना आ जाएगा? 20. सही है. तो इस तरीके से जो है वो आपका जीडीपी इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे बिजनेसेस खुलते रहते हैं. फिर firm survival and growth. Although a high proportion of new business fails, some survive and few expand to become important business. तो ये होता है कि आपके बिजनेसेस जो है वो इनिशियली जो है वो स्मॉल होते हैं, लेकिन देखा जाए तो लार्ज बिजनेसेस बन जाते हैं और वो फिर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो है वो रेवेन्यू और टैक्स और जीडीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे एप्पल हो गया, एचपी हो गया, ये बिजनेसेस जो है वो इनिशियली ये सारे बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस थे. सही है. लेकिन ये स्टार्टअप हुए, रिस्क लिया और फिर ये आज बड़े बड़े जो है वो बिजनेसेस बन गए. सही है, कि वो पूरी पूरी इकोनॉमीज को जो है वो चला सकते हैं. तो इतना बड़ा बिजनेस जो है वो बना कैसे? जब वो छोटे से स्टार्ट हुआ. तो बेसिकली यही होता है कि आपके स्मॉल बिजनेसेस जो है वो दे एंड अप बीइंग अ ग्रेटर बिजनेस. फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज. न्यू बिजनेसेस टेंड टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड ब्रिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी. सही है. तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है कि बेसिकली आपका जो बिजनेसेस हैं वो जाहिर सी बात है नए आइडियाज लेकर आते हैं बिजनेस कंट्री के अंदर. न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आती है कंट्री के अंदर. तो ये जैसे अब 5G हो गया और आपकी ये सेलफोन्स आ गए, सेलफोन में चेंजेस आ गए. तो ये सारी चीजें जो है वो आपके इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आती है कंट्री के अंदर, और उसकी वजह से जो है वो आपका डेवलपमेंट होती है कंट्री के अंदर. एंड लास्टली देयर इज एक्सपोर्ट्स. सही है. और एक्सपोर्ट्स जो है वो बेसिकली आपकी इंक्रीज होती है अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी बढ़ता है. सही है. कंट्री के अंदर जितने ज्यादा बिजनेसेस खोलेंगे, मोस्ट बिजनेसेस दे आल्सो आर विलिंग टू एक्सपोर्ट इट. सही है. तो जितने ज्यादा बिजनेस खोलेंगे उतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी उसकी वजह से कंट्री का रेवेन्यू इंक्रीज होगा. ठीक है. So these are the benefits that a country gives to that a business gives to a country. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं बिजनेस प्लान्स की. सही है. अब बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं? Business plans is a written document that describes the business, its objectives, its strategies, the market it is, and its financial forecast. तो बिजनेस प्लान में बेसिकली आप डिस्क्राइब करते हो कि आपके बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, बिजनेस कौन सी मार्केट में ऑपरेट करेगा. सही है. मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट में क्या कंज्यूमर्स हैं. एंड देन द फाइनेंशियल फोरकास्ट के बिजनेस के कैश फ्लोज और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसी होंगी. ठीक है. फिर द की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान. तो बिजनेस प्लान में आप क्या क्या चीजें डालते हो? एग्जीक्यूटिव समरी आती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि बिजनेस क्या क्या एक्टिविटी करेगा, बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी क्या रहेगी. फिर मैनेजमेंट टीम एंड पर्सनल. तो ये आपके कौन कौन लोग मैनेजमेंट टीम में होंगे, मैनेजर्स कौन है, सीनियर पोजीशन पे सीईओ कौन होगा. फिर ऑपरेशंस. तो ये आपके ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो आप प्रोडक्शन में, क्या कैसे बनाओगे, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, मास कस्टमाइजेशन है, फ्लो प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. फिर फाइनेंशियल फोरकास्ट में आ जाता है आपका कि कैश फ्लोज. सही है. कि आपके क्या कैश फ्लोज हैं फाइनेंशियल फोरकास्ट में, कि आपके कैश फ्लोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या होंगी. फिर बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लान. बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या है कि एक बिजनेस प्लान बनाने से फायदा क्या है? The main purpose of a business plan for a new business is to obtain finance for startup.
आपको स्टार्टअप के लिए जो है वो फाइनेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस प्लान का मेन पर्पस है कि आपको जो है वो बैंक से लोन वगैरह मिल जाते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो बैंक के पास जाओ लोन मांगने के लिए। तो आप जब प्रॉपर एक बिजनेस प्लान दिखाओगे उनको तो बिजनेस मोस्ट प्रॉब्ली बैंक्स वगैरह जो है वो लोन दे देते हैं। इवन इन्वेस्टर्स जो है वो आपको स्टार्टअप कैपिटल के लिए लोन दे देते हैं। फिर forces the owner to think seriously about the proposal, its strengths and any potential weaknesses। तो यहाँ पे ये है कि आपका ओनर जो है वो आपके बिजनेस की कोई भी स्ट्रेंथ्स जो है वो उस पर फोकस करता है और कोई भी वीकनेसेस है उनको भी आइडेंटिफाई करता है। तो जब ओनर बिजनेस प्लान बनाने बैठता है तो उसको जब प्लानिंग कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि हाँ यार क्या क्या मेरे प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या मेरे कॉन्स हो सकते हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्या क्या मेरी वीकनेस बन सकती है। सही है। जैसे आप लोग अगर आज बैठे हैं और देखें कि यार क्या क्या टॉपिक्स आपको आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स नहीं आते हैं, सही है, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर फाइनल्स आराम से कि हाँ यार जो टॉपिक्स आते हैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो टॉपिक्स नहीं आते उस पर ज्यादा फोकस करना है और उस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो। तो वेन एवर यू सिट और फॉर प्लानिंग you get to know your strengths and weaknesses. It gives the owner and managers a clear plan of action to guide their actions and decisions in the early months and year. तो clear plan of action आपको पता होता है कि आपने क्या एक्टिविटीज करनी है, आपने जो है वो क्या चीजें जो है वो फॉलो करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे आप लोग को मैनेज करना है शुरू के अर्ली स्टेजेस पे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास प्री प्लान्ड होती है। तो प्री प्लान जब एक चीज होती है तो देयर आर चांसेस के फेलियर कम होते हैं। फिर इवन लिमिटेशन ऑफ बिजनेस प्लान, इवन अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान डज नॉट गारंटी अ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आप एक फुल डिटेल्ड प्लान भी बना लेंगे ना तो उससे आपकी गारंटी नहीं होगा कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा। मतलब प्लानिंग करना अच्छी बात है लेकिन इससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे ये करना काफी मतलब ये अश्योरिटी देना काफी मुश्किल है। फिर द बिजनेस प्लान मस्ट बी डिटेल्ड एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस सच एज मार्केट रिसर्च। आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है सिर्फ सिंपली आपने बिजनेस प्लान बना दिया अपनी सोच पे तो वो बिजनेस प्लान फिर इनवैलिड होगा, उसकी एक्यूरेसी इतनी खास नहीं होगी। तो आपने जो जो अजम्पशंस लेते हैं आप बिजनेस प्लान के अंदर कि भाई आपका कैश फ्लो कितना है, प्रॉफिट इतना हो रहा है पहले साल में तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें, इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए आपने जो मार्केट रिसर्च कंडक्ट करी है वो मार्केट रिसर्च डेटा भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। और लास्टली द प्लान माइट लीड टू एंटरप्रेन्योर्स टू बी इनफ्लेक्सिबल। आपका एंटरप्रेन्योर अगर लेट्स सपोज उसने प्लानिंग तो करी है लेकिन प्लानिंग करते हुए उसने इतना टाइम लगा दिया कि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए, मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए कि और उसने सोचा था कि कंपटीशन नहीं होगा मेरा, लेकिन उसके प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कोई और किसी और ने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये मार्केट डायनामिक्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्लान बनाया, उसने बिजनेस प्लान बनाया है और वो उसी के साथ स्टिक हुआ सही हुआ है कि मैं अपना बिजनेस प्लान ही फॉलो करूंगा, तो उसकी वजह से वो मार्केट के जो चेंजेस हुए हैं मार्केट के अंदर उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। सही है, कि वो मार्केट के डायनामिक के हिसाब से चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा आपका जो है वो चैप्टर 1 है। सही है। तो किसी को कोई अगर क्वेरी है तो वो मुझे मैसेज कर दे तो फिर मैं उसको उस क्वेरी का जवाब दे दूंगा आफ्टर द क्लास। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 है पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हमने करा इसके अंदर। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग एडिंग वैल्यू पढ़ा, फिर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा। फिर व्हाई बिजनेस सक्सीड और फेलियर, आपका के बिजनेस के सक्सेसफुल क्यों होता है और फेल क्यों होता है। फिर आपका लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल बिजनेस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का रोल, फिर बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, फिर बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में फर्क क्या है वो चीजें डिस्कस करी। फिर द रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये भी हमने चीजें डिस्कस करी। फिर बिजनेस प्लान क्या होता है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 की डिस्कस कर ली। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर 2। उससे पहले आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे वो आप मैसेज कर दें, ठीक है। अच्छा, एक वो है कि अपना मैं ये रिकॉर्डिंग अब पॉज कर